हेलो बच्चों, आज है हमारा रिवीजन का डे 17 और आज के लिए जो मैंने कविता चूज़ की है वो है सरोज स्मृति। आज हम पढ़ेंगे सरोज स्मृति का सारांश और मुख्य बिंदु व्याख्या की दृष्टि से। पैरावाइज मैंने सरल हिंदी इनकी लिख दी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल एक क्वेश्चन हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन डे 17 का। हमारी कविता है सरोज स्मृति। चलिए बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। हमारी कविता का नाम है सरोज स्मृति। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भाषा है वही संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग है। तत्सम प्रधान इस भाषा को हम कहेंगे। और अगर हम बात करें कुछ और विशेषताएं तो इस कविता में करुण रस है, इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं। चलिए मुख्य बिंदु जो कि कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए या इसकी भूमिका के रूप में हमें जो बातें पता होनी चाहिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। कवि निराला की बेटी का नाम सरोज है। हमारे जो कवि हैं उनकी बेटी का नाम सरोज है। सरोज की माँ की मृत्यु उसको जन्म देने के कुछ समय बाद ही हो गई थी। सरोज को कवि निराला ने अकेले पाला और कभी कभी उसकी नानी मामा मामी ने भी इस पालन पोषण में कवि की सहायता कर दी। इस कविता को लिखने से पहले निराला के बाकी रिश्तेदार जैसे उसकी माता पिता पत्नी भाई भाभी सबकी मृत्यु हो चुकी थी। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए निराला के जीवन के बारे में कि उनकी कविता में इतना दुख क्यों है। केवल उनकी एक बेटी सरोज ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा थी। अंतरा में जो कविता दी गई है यानी हमारे बुक में हमारे सिलेबस में जो कविता दी गई है वो एक बड़ी कविता का छोटा भाग है। बड़ी कविता का नाम भी सरोज स्मृति है, लेकिन वो एक लंबा गीत है और यहाँ हमारी बुक में हमारे सिलेबस में केवल उसके 4 पैराग्राफ दिए गए हैं। कवि ने यह कविता सरोज की मृत्यु के अवसर पर लिखी थी। इससे पहले हमने देखा उसके परिवार में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी एकमात्र सहारा उसकी बेटी थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तब कवि इस लंबी कविता को लिखता है। सरोज की मृत्यु विवाह के कुछ समय बाद ही हो गई थी। ओरिजिनल जो कविता है उसमें सरोज के बचपन से लेकर के उसकी मृत्यु तक का पूरा वर्णन है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया गया है उसमें केवल विवाह के अवसर का और मृत्यु का वर्णन है। हालांकि ये जो पैरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अंग्रेजी की शब्द है, तो ये केवल आपके समझने के लिए है। एक जो बड़ी ओरिजिनल कविता है उसमें पूरा उसके जीवन के बारे में है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 4 पैरा हैं। उन 4 पैरों में से 3 पैराग्राफ में जो है उसके विवाह के बारे में है और 1 पैरा उसके मरने और उसके बाद के क्रियाकलापों के बारे में है। चलिए कविता का सारांश देखते हैं। सारांश को मैंने पैरावाइज लिखा है। नंबर 1 जो आप देख रहे हैं ये पहले पैरा की सरल अनुवाद है, तो आप इसको व्याख्या के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं अगर इसमें से व्याख्या आती है तो। सरोज का विवाह बिल्कुल नए तरीके का था। सरोज के विवाह की शुरुआत सरोज पर शुभ जल छिड़कने के साथ की गई। पहली ही लाइन में हमें बताया गया है उसका विवाह जो है अलग तरीके का था और वो कैसे शुरुआत हुई उसके विवाह की रस्मों की, उसके ऊपर शुभ जल छिड़का गया। आगे विवाह की खुशी में वो मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन शायद अपनी माँ को याद करके वो ढंग से मुस्कुरा भी नहीं रही थी। विवाह का अवसर था, वो खुश थी, खुश दिखना चाहती थी, लेकिन विवाह के अवसर पर उसकी माँ उसके साथ नहीं थी, इसलिए वो खुल के खुश भी नहीं हो पा रही थी। हालांकि अपने पति को याद करके वो खुश थी, पति को इमेजिन करके वो खुश थी, लेकिन वो अपनी खुशी को भी बता नहीं पा रही थी। उसकी ये खुशी उसके श्रृंगार से झलक रही थी। उसका श्रृंगार इतना सिंपल सा था, सादा सा था कि वो उसमें खुश लग रही थी और कवि को ऐसा लग रहा था कि वो अपने पति को याद करके खुश हो रही है। उसकी छवि को मन में सोच करके खुश हो रही है कि वो कैसा दिखता होगा या जो भी उसके मन में कल्पना आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। सरोज की आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उनके अंदर चमक थी। उसके होठ जो हैं कांप रहे थे। कवि निराला को वह दुल्हन के रूप में बिल्कुल वैसी लगी जैसी उसे अपनी पहले बसंत की कविता लगी थी। यानी जब कवि ने पहली बार कोई कविता लिखी थी, बसंत का गीत लिखा था, वो जितना उसको प्यारा लगा था, जितना उसको पसंद आया था, सरोज भी उसे उतनी ही प्यारी लगी। कवि निराला के जीवन में श्रृंगार जो है निराकार रहा था, यानी श्रृंगार रस की कविताएं कवि ने बहुत कम लिखी थी, क्योंकि उसके जीवन में श्रृंगार नहीं था। ये इस कविता को समझने से पहले जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई, इसीलिए वो बताई गई हैं कि उनके जीवन में श्रृंगार क्यों नहीं था। उनके जीवन में श्रृंगार तब तक था जब तक उनकी पत्नी जीवित थी। जब तक उसकी पत्नी जीवित थी तभी तक उनके जीवन में
राग और रंग यानी खुशियाँ भरे हुए थे। उनके पत्नी की मृत्यु के बाद वो जीवन की खुशियाँ भी जाती रहीं। आज जब बेटी को कवि ने दुल्हन के रूप में देखा तो उसे लगा कि उसकी पत्नी ही रूप बदलकर उसके सामने आ गई है। इस तुलना को उसने कैसे बताया है कविता में? आकाश जो है धरती का रूप लेकर के नीचे आ गया है। उसकी पत्नी यानी मृत्यु के बाद ऊपर चली गई थी, स्वर्ग में चली गई थी, तो वो स्वर्ग से रूप बदलकर दोबारा से धरती पर आ गई है बेटी के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार सरोज का विवाह हो गया। कोई भी रिश्तेदार उस विवाह में नहीं आया। किस लिए नहीं आया? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिश्तेदार तो थे नहीं, लेकिन जितने रिश्तेदार थे उनमें से किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। जब निमंत्रण नहीं भेजा गया था तो विवाह के गीत भी उस घर में नहीं गाए गए थे। वो दोनों बाप बेटी थे उस घर में, और कोई ऐसा विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत या बाकी रस्में नहीं हुई थी। विवाह के घर में केवल मौन ही संगीत के रूप में बज रहा था। यानी विवाह वाले घर में जितना शोर शराबा होता है, जितना हुड़दंग होता है, जितना नाच गाना होता है, वो सारी चीज़ें सरोज के विवाह में नहीं थी, क्योंकि एक तो बहुत सारे रिश्तेदार नहीं थे, फिर निराला ने किसी को बुलाया नहीं था। निराला जो है बहुत सारी ये सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, थोड़े से विरोधी प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए उन्होंने शुरू में ही कहा कि सरोज का विवाह जो था वो बाकी नॉर्मल विवाहों से थोड़ा सा अलग था। चलिए थर्ड पैरा देखते हैं। थर्ड पैरा में कवि ने क्या कहा है? कवि निराला कहते हैं कि उस बेटी को सारी माँ वाली शिक्षाएं मैंने दी, उसकी पुष्प सेज भी मैंने खुद सजाई। यानी इसका क्या मतलब निकालेंगे हम? मतलब विवाह के सारे रीति रिवाज पिता ने ही निभाए। जो बाकी रिश्तेदारों को निभाने होते हैं, कुछ काम जो हैं माँ को करने होते हैं, कुछ भाई को, कुछ भाभीियों को, कुछ बहनों को, तो वो सारे काम निराला ने खुद से किए। उसके बाद फिर कवि अपनी बेटी की तुलना शकुंतला से करता है, क्योंकि शकुंतला की भी माँ नहीं थी और उसका विवाह भी उसके पिता ने ही किया था। लेकिन फिर वो कहता है कि शकुंतला तो किताबों की बात थी और ये जीवन की बात है। शकुंतला वाला एक प्रश्न है एनसीईआरटी में, तो शकुंतला का चैप्टर हम वहीं डिस्कस करेंगे। अभी बस हम जो सरलार्थ है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कवि जो है अपनी बेटी की तुलना शकुंतला से करता है, लेकिन फिर बाद में एंड में वो ये कह देता है कि शकुंतला जो है वो किसी अन्य परिस्थिति में थी और सरोज किसी अन्य परिस्थिति में थी। हालांकि तुलना उनकी करी इस बेस पर कि दोनों ही लड़कियों की माताएं नहीं थी और दोनों का ही कन्यादान या विवाह उनके पिता ने अकेले किया था। आगे बढ़ते हैं। कवि ने आगे बताया कि विवाह के कुछ दिन बाद हंसी खुशी तुम नानी के घर गई। विवाह हुआ, कुछ दिन अपने ससुराल में रही, उसके बाद कुछ दिन बाद हंसी खुशी वो अपनी नानी के घर गई। वहाँ मामा मामी ने तुम्हारे ऊपर बहुत प्यार लौटाया, क्योंकि वो हमेशा से ही सरोज को बहुत अधिक प्यार करते थे। जैसा शुरुआत में हमने जाना कि उन्हीं लोगों ने सरोज के पालन पोषण में कवि निराला की मदद की थी। वह वहीं की लता थी जहां कली बनकर खिली। इसका अर्थ हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सरोज की माँ का भी अपने मायके से बहुत अधिक लगाव था और सरोज को भी वहीं पलने बढ़ने का अवसर मिला था। और अंत में उसी नानी की गोद में तुमने शरण ली, यानी नानी की गोद में ही सरोज की मृत्यु हुई। कवि कहता है कि मेरे भाग्य की तो तू ही एकमात्र सहारा थी। मेरे जीवन में तो दुख ही जीवन की कहानी रही है। यानी पूरे जीवन जो कवि ने दुख में बिताए वो ही केवल उसके जीवन की कहानी रही है। आज तक मैंने अपने जीवन की दुख भरी कहानी किसी को नहीं सुनाई, तो आज उसको कहने का क्या फ़ायदा है। लेकिन आज सरोज के तर्पण का अवसर है, इसलिए कहना पड़ेगा। कवि निराला मानते हैं कि उन्होंने सारा जीवन जो है बहुत दुखों में, बहुत कष्टों में बिताया। जैसा मैंने बताया उनकी फैमिली कंडीशन, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि वो थोड़े से विरोधी स्वभाव के थे, विद्रोही स्वभाव के थे, तो बहुत ज़्यादा लेखन में, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं करी, लेकिन प्रकाशकों के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा सा सामंजस्य नहीं था, इसलिए वो सारी उम्र जो है थोड़ा सा गरीबी में रहे, आर्थिक तंगी में रहे। तो कवि कहता है कि सारा जीवन उन्होंने दुख में बिताया और कभी किसी को शिकायत नहीं की कि मेरे जीवन में इतने दुख थे। लेकिन आज सरोज के तर्पण का अवसर है, यानी उसकी मृत्यु के बाद श्राद्ध करने का समय आया है, इसलिए उसको ये बातें आज कहनी पड़ेंगी। कौन सी बातें? कवि कहता है कि यदि मैंने हमेशा धर्म का साथ दिया है और धर्म के रास्ते पर सिर झुकाकर चला हूँ, तो मेरे सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाए और उन सारे अच्छे कर्मों का पुण्य मेरी बेटी को मिल जाए। यानी कवि के पास सरोज का तर्पण करने के लिए बहुत अधिक भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, और वैसे भी वो सांसारिक रीति रिवाजों में कम बिलीव करते थे, इसलिए अपनी बेटी का तर्पण
अपने अच्छे कर्मों से करना चाहते थे। उन्होंने एंड में तर्पण के समय कहा कि मेरे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, यानी मेरे खाते से जितने भी अच्छे कर्म हैं, मेरे पुण्य कर्म हैं, उनको ईश्वर जो है उनको समाप्त कर दे और उन अच्छे कर्मों का फल जो है मेरी पुत्री की आत्मा की शांति में लगा दे। तो ये थी आज की हमारी कविता सरोज स्मृति। बहुत आसान सी कविता थी, बस आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, तो बाकी जो है बहुत आसान सा इसका मीनिंग निकलता चला जाता है। आप जब भी कविता पढ़ेंगे तो पीछे एनसीईआरटी में जो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं उन्हें आप ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मैंने कविता को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हम उठा रहे हैं और उन क्वेश्चन आंसर्स में ही पूरी कविता दोबारा से एक्सप्लेन हो जाएगी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस कविता में कवि ने सरोज के विवाह के अवसर का वर्णन किया है। सरोज जब दुल्हन के रूप में तैयार हुई तो बिल्कुल अपनी माँ के जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर विवाह की खुशी थी, नए जीवन को शुरू करने की आशा थी, लेकिन साथ ही साथ अपनी माँ के न होने का दुख भी था। इसीलिए जब वो खुलकर खुश भी नहीं हो पा रही थी, मुस्कुरा भी ढंग से नहीं रही थी। कवि ने जब सरोज को पहली बार दुल्हन के रूप में देखा तो उसे बिल्कुल वैसा महसूस हुआ जैसा उसे अपनी पहली कविता लिखने पर हुआ था। जितनी खुशी उसे अपनी पहली कविता लिख करके हुई थी और जितना प्रेम उसे अपनी पहली कविता से था, ठीक उतनी ही खुशी उसे सरोज को दुल्हन के रूप में देखकर हुई। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि को अपनी स्वर्गीय, गलत लिखा गया, ये स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस कविता में दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जिसमें से ये पहला है, जब सरोज दुल्हन के रूप में तैयार हुई तो वो बिल्कुल अपनी माँ के जैसी लग रही थी। कवि को अपनी पत्नी की याद इसलिए भी आई क्योंकि ये उसकी बेटी के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था और इस दिन कवि अकेला था, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी। जब भी कोई खुशी का अवसर होता है, हमें अक्सर ऐसे लोग याद आ जाते हैं जो हमारे साथ छोड़ चुके होते हैं। तो इसलिए कवि को अपनी पत्नी इसलिए भी याद आई कि उसके साथ नहीं थी एक इम्पॉर्टेंट अवसर पर, और इसलिए भी याद आई कि सरोज जो है शक्ल से, रूप रंग से अपनी माँ की जैसी दिख रही थी। बेटी अपने नए जीवन में प्रवेश करने जा रही थी और कवि ने भी अपने विवाह के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ नए जीवन की कल्पना की होगी। कवि की कल्पना और सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन वो अपनी बेटी के जीवन को सुख से भरा हुआ देखना चाहता था। इसलिए जो है कवि अपनी स्वर्गीय पत्नी को याद करता है अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही किसकी ओर संकेत करते हैं? आकाश जैसा कि आपको पता है आसमान को कहते हैं, मही जो है धरती को कहते हैं। आकाश यहाँ कवि की पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है और मही शब्द जो है कवि की पुत्री सरोज के लिए प्रयोग किया गया है। निराला ने जब अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उसे लगा जैसे उसकी पत्नी स्वर्ग से उतरकर बेटी के रूप में वापस आ गई है। स्वर्ग जैसा हम मानते हैं कि ऊपर होता है, तो आकाश जो है कवि की पत्नी के लिए है जो कि स्वर्ग की वासी हो चुकी है। तो वो पत्नी जो है स्वर्ग से उतरकर बेटी के रूप में वापस आ गई है, इसलिए उसने ऐसा कहा कि आकाश जो है रूप बदलकर धरती बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से कैसे अलग था? ये है इस कविता का दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना है। सरोज का विवाह कई प्रकार से सामान्य विवाहों से अलग था। निराला के बहुत अधिक मित्र या बहुत अधिक रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत लोग थे निराला ने उनको भी निमंत्रण नहीं भेजा। जब निमंत्रण नहीं भेजा तो विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत भी विवाह में नहीं गाए गए, क्योंकि दोनों बाप और बेटी वही अकेले थे। हो सकता है उसकी नानी मामा मामी हो विवाह में, बाकी बहुत सारे लोग वहाँ नहीं थे, केवल पूरे घर में सन्नाटा था। बहुत अधिक रीति रिवाजों को विवाह में नहीं निभाया गया। बहुत सारी रस्में जो थी विवाह में नहीं की गई, क्योंकि रस्मों को करने वाले व्यक्ति उस परिवार में नहीं थे। माता और बाकी लोगों द्वारा किए जाने वाले रिवाजों को निराला ने खुद किया, इसलिए ये विवाह बाकियों से अलग था। बहुत सारे लोग नहीं थे फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, निराला ने ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, अपनी बेटी की शादी की, और इसीलिए सरोज के विवाह को बाकी विवाहों से थोड़ा सा अलग माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला के माध्यम से कवि क्या संकेत देना चाहता है? ये प्रश्न जो है एग्जाम में आने के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने व्याख्या करते टाइम ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था और एक लाइन जो है पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करने जैसा एक प्रश्न और है, तो हो सकता है एक्सप्लेनेशन में ये हमारे काम आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने पढ़ना है, बाकी एग्जाम के हिसाब से ये नहीं है।
आंसर देखते हैं। शकुंतला जो है ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। एक होते हैं ऋषि विश्वामित्र, वो तपस्या कर रहे होते हैं। जब वो तपस्या करते हैं तो देवताओं के राजा इंद्र जो हैं उनको सबसे पहले डर लगने लगता है कि कहीं ये जो है मेरा सिंहासन ना मांग ले, देवताओं के राजा का राज्य ना मांग ले। तो वो अपने दरबार में से अपनी सुंदर अप्सराओं को उन ऋषियों की तपस्या भंग करने भेजते हैं। तो विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा जाता है। मेनका धरती पर आई, उसने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया और शकुंतला को जन्म दिया। जैसे ही उसने शकुंतला को जन्म दिया वो वापस जो है स्वर्ग में चली गई। जब स्वर्ग में चली गई तो जो उसके पिता थे वो ऋषि विश्वामित्र जो थे वो भी शकुंतला को ऋषि कण्व को सौंप करके चले गए। यानी शकुंतला के माँ और पिता दोनों ही नहीं थे जब उसका विवाह हुआ। ऋषि कण्व ने ही उसका पालन पोषण किया। वो ऋषि की पुत्री नहीं थी, ऋषि कण्व की पुत्री नहीं थी, लेकिन उनकी पुत्री न होने के बाद भी शकुंतला उनको बहुत अधिक प्रिय थी। शकुंतला का विवाह भी ऋषि कण्व ने ही किया था। ठीक उसी प्रकार निराला की पुत्री सरोज की भी माँ नहीं थी। इस ग्राउंड पर कवि ने दोनों की तुलना की है कि दोनों की ही माँ नहीं थी, इसलिए शकुंतला का जिक्र किया गया है इस कविता में। इस कारण निराला ने सरोज के विवाह की सारी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी तो निराला को ही वो सारी जिम्मेदारी निभानी थी, जैसे ऋषि कण्व ने शकुंतला के विवाह की जिम्मेदारी निभाई थी। सरोज के विवाह के अवसर पर निराला जो है भावुक हो जाते हैं और अपनी बेटी की तुलना शकुंतला से करते हैं। पहले तुलना करते हैं लेकिन बाद में वो कहते हैं कि वो कुछ और था, ये कुछ और है। यानी वो हो सकता है शायद किताबों की बातें रही हो सकता है शायद सचमुच में ऐसा ना हुआ हो और केवल ग्रंथों में लिखा गया हो, लेकिन ये जो सरोज है और उसके पिता हैं ये रियल लाइफ स्टोरी है। इसलिए एक बार उन्होंने तुलना की और बाद में फिर इस तरीके से कहा कि वो कुछ और चैप्टर था, ये कुछ और चैप्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह लता वहीं की जहाँ कली खिली पंक्ति के माध्यम से किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि सरोज की माता मनोहारी देवी जहाँ से थी वहीं से सरोज को भी ढेर सारा प्यार मिला। सरोज का पालन पोषण करने में, उसको बड़ा करने में और बहुत सारे कार्यों में उसकी नानी ने और मामा मामी ने बहुत मदद की। तो वो जहाँ की लता थी, जहाँ की बेल थी, जहाँ उसकी जड़ थी, वहीं वो कली बनकर खिली। यानी जहाँ की उसकी माँ थी, उसकी माँ का भी अपने मायके से लगाव था, तो सरोज से भी उसकी नानी और उसके मामा मामी बहुत प्रेम करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। तर्पण हम कह सकते हैं श्राद्ध कर्म को, मरने के बाद जो श्राद्ध किया जाता है, ये उससे आप इसको कंपेयर करके समझ सकते हैं आसानी से। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण अपने सभी अच्छे कर्मों को उसे देकर के किया। कवि ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि जैसे कमल के फूल पर बर्फ पड़ने पर कमल का फूल मुरझा जाता है, ठीक वैसे ही ईश्वर उसके सारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर दे और उन सारे अच्छे कर्मों का फल जो है उसकी बेटी सरोज को दे दे। ईश्वर उन कर्मों के बदले सरोज की आत्मा को शांति दे दे। जैसे बर्फ पड़ने पर कमल नष्ट हो जाता है, कवि कहता है उसके बेशक सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाए, लेकिन उन अच्छे कर्मों का जो भी फल मिलना हो वो उसकी पुत्री की आत्मा की शांति के लिए मिल जाए। कुछ लाइनें हैं जिनका अर्थ हमें स्पष्ट करना है। बहुत थोड़ा थोड़ा इनका अर्थ लिखा है मैंने, तभी मैंने चारों लाइनें ये लिख दी हैं। नत नैनों से आलोक उतर, नत कहते हैं झुके हुए, नैनो मतलब आंखों से, आलोक कहते हैं प्रकाश को, कि सरोज की आंखें झुकी हुई थी लेकिन उसमें से प्रकाश निकल रहा था। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि दुल्हन बनी सरोज के चेहरे पर बिल्कुल सिंपल सा मेकअप था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आंखों से प्रकाश उतर रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश जो है उसको उसके नए जीवन में जाने की शुभकामनाएं दे रहा हो। यानी आंखों में खुशी थी, हालांकि चेहरे पर दुख के भाव भी थे। अगली एक लाइन है। श्रृंगार रहा जो निराकार। टाइपिंग में कई बार कुछ शब्द जो है मिस प्रिंट हो जाते हैं, तो श्रृंगार जो है कई जगह मिस प्रिंट है, तो आप थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखना। श्रृंगार रहा जो निराकार। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि ने जितनी भी कविताएं अब से पहले लिखी थी उसमें श्रृंगार नहीं था, लेकिन जब उसने सरोज को दुल्हन के रूप में देखा तो उसे लगा कि सारा श्रृंगार उसके रूप में सिमट आया है। यानी कवि ने श्रृंगार रस की बहुत सारी कविताएं नहीं लिखी थी, उसका इस चीज़ में थोड़ा विश्वास कम था, क्योंकि उसके जीवन में जो है दुख ही दुख थे, तो श्रृंगार रस के लिए जगह नहीं थी। लेकिन जैसे ही
उसने अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में देखा। उसे लगा कि श्रृंगार को जो है आकार मिल गया है। श्रृंगार जो रहा जो निराकार, यानी श्रृंगार जो अब तक निराकार था, किसी का भी उसने श्रृंगार के रूप में वर्णन नहीं किया था, अब उसे एक ऑब्जेक्ट मिल गया है जिसका वो श्रृंगारिक वर्णन कर सकता है। तो इस तरीके से इसका अर्थ निकल सकता है। अगली लाइन देखते हैं। पर पाठ अन्य वह अन्य कला। इसी के लिए मैंने शकुंतला वाला क्वेश्चन आपको कराया है। पर पाठ अन्य वह अन्य कला। इस पंक्ति में कवि ने सरोज की तुलना शकुंतला से की है। दोनों की तुलना का आधार क्या था कि दोनों की ही माँ नहीं थी, दोनों इसी आधार पर समान थी। लेकिन बाद में फिर कवि कहता है कि उसकी परिस्थिति कुछ अलग थी और इसकी परिस्थिति कुछ अलग है। इसकी परिस्थिति शकुंतला से बिल्कुल अलग है और वो कोई अलग पाठ था, ये कोई अलग पाठ है। लास्ट लाइन देखते हैं। यदि धर्म रहे नत सदा मात। इसका हमें अर्थ बताना है। इस पंक्ति का अर्थ है कि कवि अपनी पुत्री का तर्पण करना चाहता है। वो ईश्वर से कहता है कि यदि वह हमेशा धर्म के रास्ते पर सिर झुकाकर चला है तो उसके सारे अच्छे कर्म जो हैं उसकी पुत्री को मिल जाने चाहिए। उनका पुण्य जो है उसकी पुत्री की आत्मा की शांति के लिए ले लिए जाने चाहिए। तो ये थी आज की हमारी कविता सरोज स्मृति। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैं, हालांकि आसान कविता है। चलिए देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम का एक प्रश्न जो मैंने लिया है आज आपके लिए। प्रश्न मैंने लिया है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं और इनको कैसे प्रयोग किया जाता है। इससे पहले आपको उल्टा पिरामिड वाला प्रश्न आना चाहिए। उसका डायग्राम नहीं था मेरे पास, मैं नहीं बना पाई आज, तो उसको हम कल करेंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यू में पढ़े थे कि समाचार जब हम लिखते हैं तो 6 ककारों का प्रयोग होता है, यानी 6 प्रश्न अपने आप से एक पत्रकार पूछता है, फिर उनके जवाब लिखता है, तो वो एक समाचार बन जाता है। तो इस तरीके से हम 6 ककारों को समझ सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ये ककार कौन कौन से हैं और कैसे इनको यूज़ करना है। किसी भी समाचार को लिखने में 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। यानी कोई पत्रकार अगर समाचार लिखेगा तो 6 प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगा। वो 6 प्रश्न इस प्रकार हैं: क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है। समाचार के शुरुआती पैराग्राफ में शुरू की 1 या 2 लाइनों में शुरू के 4 ककारों का उत्तर लिख दिया जाता है। यानी क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, कहाँ और कब हुआ है, ये हम समाचार की पहली ही लाइन में बता देते हैं। उसके बाद उस समाचार को अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, यानी इंट्रो या मुखड़ा जिसको हम कहते हैं उल्टा पिरामिड वाली शैली में। तो इंट्रो या मुखड़ा में इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है कि क्या घटना घटी, किसके साथ घटी, जगह कौन सी थी और टाइम कौन सा था। तो इन चारों का उत्तर सबसे पहले लाइन में 1 या 2 लाइनों में दे दिया जाता है और उसके बाद जो है कैसे हुआ और क्यों हुआ, इनका आंसर जो है पूरे समाचार में खोजा जाता है। तथा बाकी समाचार में कैसे और क्यों का उत्तर खोजा जाता है। अधिकतर समाचार इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। समाचार लेखन में सामान्य रूप से इन 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में ही समाचार पूरा हो जाता है। यानी समाचार इतना ही लिखा जाता है और इन 6 प्रकार के आंसर ढूंढने में ही समाचार पूरा हो जाता है, जितनी सूचनाएं पढ़ने वाले को या सुनने वाले को डिलीवर करनी होती है पत्रकारों ने। तो ये था आज का हमारा डे 17 सरोज स्मृति और एक क्वेश्चन की हमने अभिव्यक्ति और माध्यम का। आई होप आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझे बेशक कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अपने नए वीडियो में।